LIC हो, पारस हो या पेटीएम हो, IPO ने आजकल बहुत हाइप मचा रखी है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे IPO के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। साथ ही हम जानेंगे सही IPO कैसे सेलेक्ट करें, कौन से IPO में इन्वेस्ट करें और कौन से में नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजानन पवार। स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल स्टॉक मैनिया में। जानते हैं IPOs के बारे में सब कुछ। तो आज मैं आपको IPOs के बारे में कुछ मेजर चीज़ें बताने वाला हूं। पहला कि आपको कैसे IPOs के बारे में गलत जानकारी दी जाती है। दूसरा, क्यों मैं 70% IPOs को रिजेक्ट कर देता हूं। और तीसरा, सही IPO कैसे सेलेक्ट करें। सबसे गलत जानकारी जो लोगों को है वो ये कि IPO से रातों रात अमीर बना जा सकता है। ये बिल्कुल गलत है। IPO रातों रात अमीर बनने का जरिया बिल्कुल नहीं है। इसके दो सिंपल से कारण है। पहला कारण, IPO में आप जितना चाहे उतना पैसे नहीं लगा सकते। IPO लॉट्स में अलॉट होता है और एक लॉट यूजुअली 12 से 15 हज़ार के बीच होता है। तो समझो आपको एक लॉट मिल भी गया और अगर वो शेयर लिस्टिंग के दिन दुगना हो गया या 3 गुना भी हो गया तो आपके 15 से 20 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा 30 हज़ार या 45 हज़ार हो जाएंगे। उससे ज़्यादा आप नहीं कमा पाएंगे। तो IPO रातों रात अमीर बनने का जरिया तो बिल्कुल नहीं है। अब इसमें सेकंड कंडीशन भी है। समझो LIC, पारस या IRCTC को लीजिए। ऐसी कई सक्सेसफुल IPOs है जो 112 गुना और सब्सक्राइब हुए। तो इसका मतलब है 112 लोगों ने सब्सक्राइब किया उस IPO के लिए, तो मिलेगा 112 में से किसी एक को ही। अगर आप लकी हो भी गए तो मिलेगा आपको 12 या 15 हज़ार का ही, तो भी आप 15 या 20 हज़ार से ज़्यादा कमा नहीं पाएंगे। तो IPO रातों रात अमीर बनने का शॉर्टकट बिल्कुल नहीं है। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अब बात करते हैं दूसरे कंसेप्ट की, क्यों मैं 70% IPOs को रिजेक्ट कर देता हूँ। देखो, कारण एक बहुत सिंपल सा है। जब हम मार्केट में लिस्टेड शेयर खरीदने जाते हैं तो बायर है आप और सेलर है आपके जैसा ही कोई। तो दो लोगों के बीच नेगोशिएशन हो रहा है। जैसे अगर आप टाटा पावर खरीदना जाए तो आपने डाला कि मुझे 240 में खरीदना है और सेलर ने डाला कि मुझे 241 में बेचना है। और अगर कोई सेलर 240 में बेचना चाहेगा तो वो शेयर आपको मिल जाएगा। इसी तरह दो लोगों के बीच नेगोशिएशन होता है। लेकिन IPOs में प्राइस कौन डिसाइड करता है? सरकार प्राइस डिसाइड नहीं करती, कोई गवर्नमेंट बॉडी प्राइस डिसाइड नहीं करती। प्राइस डिसाइड करती है कंपनी यानी ओनर। अब इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। आपके पास एक प्लॉट है, आप उस प्लॉट को बेचना चाहते हैं, तो आप क्या चाहेंगे? मुझे उस प्लॉट के बदले में ज़्यादा से ज़्यादा दाम मिले। आप ये नहीं चाहेंगे कि उस प्लॉट की वैल्यू 50 लाख है तो 50 लाख में बेचूंगा। जो आपको 60 लाख रुपए दे रहा है, 70 लाख दे रहा है, यानी जो सबसे ज़्यादा आपको पैसे दे रहा है, आप प्लॉट उसे बेचेंगे। इसी तरह कंपनी का ऑनर क्या चाहेगा? मैं अगर पब्लिक को कंपनी में हिस्सेदार बना रहा हूं तो उसके बदले मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले। और यही एक कारण होता है कि कंपनी के शेयर महंगे होते हैं। जिस शेयर की प्राइस 500 रुपये होनी चाहिए उसकी प्राइस 800-900 रुपये तक होती है। कंपनी का ऑनर लालची हो जाता है। यही वो कारण है कि मैं 70% IPOs को रिजेक्ट कर देता हूँ। अब वो 30% IPOs कौन से है और उन्हें मैं कैसे सिलेक्ट करता हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। मैंने आपको प्लॉट ऑनर का एक एग्जांपल बताया था कि अगर प्लॉट ऑनर फ्लैट बेचता है तो वो चाहेगा कि उसे उस प्लॉट के बदले ज़्यादा से ज़्यादा दाम मिले। लेकिन अब सोचिए, अगर उसके घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसे पैसे की जल्द से जल्द आवश्यकता है तो वो क्या चाहेगा? भले ही 50 लाख का प्लॉट है, लेकिन चाहे 40 लाख में बिके या 30 लाख में बिके, मुझे 30 लाख रुपए आज ही चाहिए। ऐसे में वो प्लॉट सस्ते में बेचने के लिए भी तैयार हो जाएगा। ऐसा होता है कई बार बैंक्स के साथ, स्मॉल फाइनेंस के साथ या फिर स्मॉल BSE जैसे स्मॉल एक्सचेंज के साथ। उन पर गवर्नमेंट का प्रेशर रहता है कि जल्द से जल्द लिस्ट हो। तो बैंक्स के IPO, स्मॉल फाइनेंस के IPO या फिर NSE का IPO भी शायद आएगा, जो सारे फेयरली प्राइस पर अवेलेबल होते हैं, ओवर वैल्यू नहीं होते। क्योंकि अगर इन्होंने प्राइस ओवर वैल्यू कर दिया और IPO नहीं भरा तो गवर्नमेंट की तरफ से इन पर भारी पेनल्टी लगेगी। तो इसीलिए बैंक, स्टॉक एक्सचेंज और स्मॉल फाइनेंस जैसे IPO जो होते हैं वो फेयरली प्राइस पर अवेलेबल होते हैं। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, गवर्नमेंट IPOs। अगर गवर्नमेंट अपनी किसी कंपनी का IPO ला रही है, जैसे LIC या IRCTC हो या आगे जाके और भी कंपनियों के IPOs आएंगे, बहुत भी आ चुके हैं, तो वो फेयरली प्राइस पर अवेलेबल होते हैं।
क्योंकि सरकार ये नहीं चाहती कि पब्लिक में उनकी इमेज खराब हो, लोग ये सोचे कि सरकार पब्लिक को लूटकर पैसे कमा रही है, तो सरकार यूजुअली फेयर प्राइस पर आईपीओ लाती है। अब ये जो दो तरीके मैंने बताए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ब्लाइंडली किसी भी सरकारी कंपनी में इन्वेस्ट कर दूं या फिर किसी भी स्मॉल फाइनेंस में इन्वेस्ट कर दूं जिसका आईपीओ आ रहा है। ये दो फिल्टर के बाद में आ रहा हूँ तीसरे फिल्टर पर। आईपीओ यूजुअली 3 दिन के लिए खुलते हैं, पर मेरा नियम है अगर मैं आईपीओ में निवेश करूंगा तो तीसरे दिन करूंगा, क्योंकि पिछले 2 दिन के डेटा से न्यूज़ में आराम से मिल जाएगा कि आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो तीसरे दिन तक ये क्लैरिटी रहेगी कि आईपीओ कितना सब्सक्राइब होने वाला है। जो आईपीओ पहले 2 दिन भर चुका है तो उसकी ये गारंटी रहती है कि तीसरे दिन एक अच्छी लिस्टिंग गेन देगा। तो किसी गवर्नमेंट कंपनी का आईपीओ आ रहा है या फिर स्मॉल फाइनेंस का आईपीओ आ रहा है तो मैं 2 दिन रुकूंगा और तीसरे दिन देखूंगा कि पब्लिक इसमें कितना इंटरेस्ट दिखा रही है कितना नहीं, ये देखूंगा और उसके बाद ही मैं आईपीओ के लिए अप्लाई करूंगा। क्योंकि पहले दिन अप्लाई करे या दूसरे दिन या तीसरे दिन, इससे आईपीओ मिलेगा या नहीं मिलेगा इससे चांसेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्यों ना मैं जान लो कि पब्लिक इसमें कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कितना नहीं, ये जान लो और फिर आईपीओ के लिए सब्सक्राइब करो। इसलिए अगर आप सब्सक्राइब कर भी रहे हैं तो तीसरे दिन सब्सक्राइब करें। और अब आखिरी एडवाइस, इन फिल्टर्स का ध्यान रखें, आपको आईपीओ से अच्छा पैसा मिलेगा, लेकिन याद रखें 70% ऑफ टाइम आईपीओ अच्छे नहीं होते। तो कैसा लगा है मेरा वीडियो? उम्मीद है आप इस वीडियो में कुछ नया जान पाए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा। मैं लाता रहूँगा और भी ऐसे वीडियोज़। तब तक के लिए दिस इज़ गजानन पवार साइनिंग ऑफ, बाय बाय।